अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है चैप्टर 11 का जो है वो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको जो है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, कि जो हीट है वो किसके इक्वल होगी, ये इंटरनल एनर्जी है और वर्क डन। इंटरनल एनर्जी को हम जो है वो यू की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये लास्ट टाइम पढ़ा था मैं भी, रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ना बताई, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या मतलब ला क्या कहता है कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट देंगे, किसी भी सिस्टम को हीट देंगे तो वो किस में चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इसके सिंपल से एग्जांपल जो है वो बाइसिकल जो पंप है वो उन्होंने डिस्कस की हुई है कि जब हम पंप को जो है वो रैपिडली जो है वो पुश करते हैं तो उसका क्या होता है कि जो अंदर जो हीट अप हो जाती हैं गैसेस, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो गैसेस होती हैं जो कि हीट अप होती है और वो मैकेनिकल वर्क डन में चेंज हो जाती है। हीट अप होने का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, देन जो वर्क डन होगा मैकेनिकल एनर्जी के जरिए, मैकेनिकल फॉर्म में जो है वो वर्क डन उसके थ्रू हो जाएगा। तो ये सिंपल जो एग्जांपल है बाइसिकल पंप, ये बुक पे जो है वो डिस्कस भी की हुई है, ये आपने जो है वो देखना है। इसके लेकिन इसके जो मेन, उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने देखनी है यहाँ पे, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इसके इक्वल आमतौर पे यू माइनस यू वन आ जाएगी। डब्ल्यू किसके इक्वल है, पी इंटू डेल्टा वी, जिसको हम पी ए डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। ये अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया, तो इन फार्मूलाज को भी आपने ध्यान में रखना है। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। वो ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तो इस तरह तो मतलब डिफरेंट मॉडिफिकेशन की जा सकती है थोड़ा। एक चीज तो आपको जो है वो ये ध्यान में होनी चाहिए। अब उसके अलावा ये है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जो है वो शो करता है। अब उसमें क्या है कि अगर आप देखें, हमने हीट दी है जो कि इनपुट है, हीट जो है वो हम दे रहे हैं, आउटपुट हमारे पास आती है जो कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाती है। यानी हमने ये अगर इनपुट दिया तो ये आउटपुट के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन इसी को हम डिफरेंट तरह भी ले सकते हैं। अगर आपको पता है कि जब हम सिस्टम में हीट देते हैं, हीट देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी मॉलिक्यूल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, मेन जो गैस है वो एक्सपेंड होगी, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। लेकिन जब गैस जो है वो कंप्रेस होगी तब क्या होगा, मतलब गैस जो है वो कंप्रेस भी तो हो सकती है ना। अब जब कंप्रेस होगी गैस तो इट्स मीन के उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर हम हीट उसको दे नहीं रहे, वो कंप्रेस हो रही है। एक्चुअली जो फिर इनपुट होती है और आउटपुट, हम उस वो सिस्टम उस पर जो है वो वर्क डन करता है। इनपुट फिर जो है वो वर्क डन की फॉर्म में है, सिस्टम ने जो है वो खुद ही वर्क डन किया तो गैस जो है वो कंप्रेस हो गई, ठीक है। तो वो उस फॉर्म में जो आउटपुट हमारे पास आएगी, फिर जो इंटरनल एनर्जी जो रिलीज होगी वो इंटरनल एनर्जी होगी प्लस जो हीट यूटिलाइजेशन होगी वो इसमें से माइनस करेंगे। तो ये जो वर्क डन है ये नेगेटिव वर्क उनके सिस्टम ने की है, ठीक है, और ये हीट लीव हो रही है। सिस्टम ने जो है वर्क डन की है इनपुट की फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये हीट निकली है वहां से कंप्रेशन के फॉर्म में, कंप्रेस के फॉर्म में जो है हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, रिलीज होती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जब हम हीट देते हैं तो देन इनपुट और आउटपुट की ये फॉर्म है, अदरवाइज ये फॉर्म है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेकिन जो फाइनल फॉर्म है वो सेम ही होगी। अगर आप यहाँ से इसको देखें, इसको अगर आप क्यू की फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू जो कि फाइनल फॉर्म है हमारी, ठीक है, वो सेम होगी दोनों के केस में,
ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल नोटेशंस में पूछा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ये तो इसके हवाले से हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि हम जो भी किसी सिस्टम को जो है वो हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको पता है इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है जो कि उसके हिसाब से जो है वो वेरी करेगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, हम उसके हिसाब से देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस तरह से वेरी करता है। सिमिलरली जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, उस हिसाब से भी देखेंगे। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसेसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है, हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सिमिलरली इधर हम देखते हैं एडियाबैटिक। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। एक तो ये है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टी होगा कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। अब अगर मैं ला लिखूं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, को पता है टेम्परेचर पे जो है वो कांस्टेंट है, इट्स मीन कि ये जो चेंज है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि टी कांस्टेंट है। कांस्टेंट रहेगी ना इंटरनल एनर्जी, यानी U1 इज इक्वल टू U2 हो जाएगी, जो कि चेंज होगा। ये भी 25 है और ये भी 25 है, तो डेल्टा U तो W हो गया ना। तो T कांस्टेंट है तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट रहेगी वो। ठीक है, एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब ये क्या फॉर्म बन जाएगी, यानी अगर यहाँ पे आप जीरो लगा देंगे तो ये W की जरूरत है, यानी Q जो है वो वर्क डन के जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये फॉर्म जो है वो बन जाती है। इसमें एक ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है आइसोथर्मल के केस में। दूसरा जो कर्व होती है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। जो कर्व है, कर्व का नेम जो है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, इस तरह जो है ये कर्व होती है ऐसे। ठीक है, ये भी ठीक है, ये एक ध्यान में रखना आपने। और जो आपको पता है कि हमने जब साउंड एनर्जी के केस में पढ़ा था वहां पर भी आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस का जो है वो डिस्कशन की थी। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बॉयल्स लॉ है वो ये इस तरह होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जब T जो है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन आई। यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा गैसेस का वो स्लो होगा आइसोथर्मल के केस में, लेकिन एडियाबैटिक में जो है वो रैपिडली कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होगा। अब एडियाबैटिक केस में आपको पता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो एंटर होगी ना लीव होगी, यानी ये जीरो होगी। हीट ना तो एंटर होगी सिस्टम में ना ही लीव होगी, Q क्या हो जाएगा जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये जीरो आ गया, डेल्टा U प्लस W, W किसके इक्वल आ गया माइनस डेल्टा U। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस लग गया इंटरनल एनर्जी के साथ, यानी अब क्या होगा कि हम बाहर से तो सिस्टम को कोई हीट नहीं दे, तो सिस्टम अपनी जो है वो ये यूज करेगा इंटरनल एनर्जी। सिस्टम जो है वो अपनी ही इंटरनल एनर्जी जो है वो यूज करेगा, तो वो कम हो जाएगी जो माइनस लगा। ठीक है, तो ये जो है वो डिक्रीज करेगी क्योंकि सिस्टम ने अपनी ही इंटरनल एनर्जी जो है वो यूज किया, तो ये डिक्रीज करेगी। एक ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसकी जो कर्व का नाम है उसको हम एडियाबैट कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। जो कर्व नेम है उसको हम कहते हैं एडियाबैट। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। और बॉयल्स लॉ इस केस में तो ये था, लेकिन उस केस में जो बॉयल्स लॉ होगा P1 V1 गैमा आ जाएगा और P2 V2 V2 गैमा, यानी ऊपर पावर आएगी, पावर में एक फैक्टर आएगा गैमा, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आ रहा है कि ये गैमा क्या है। लेकिन आपने ये फॉर्म ध्यान में रखनी है, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 8 में जो है वो बताया भी हुआ है इनकी जो रेशियो है। ये तो हो गया हमारा इस लिहाज से। अब एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं और फिर इसको नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो कर्व बनती है ये V है, ये P है। एडियाबैट कर्व जो है वो ये है, आइसोथर्म जो है वो ये है। आप देख रहे हैं ये एडियाबैट कर्व जो है ये मोर स्टीप है,
देन आइसोथर्मल। ठीक है, मोर स्टीप है क्योंकि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर जब चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी जो है वो चेंज आता है। ठीक है, इस हिसाब से देख लें ये मोर स्टीप है, यानी वॉल्यूम में जो है वो ज्यादा चेंज आएगा एडियाबैग में कंपेयर टू आइसोथर्मल, वहां पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ज़हन में रखना है। ये दो प्रोसेस हमने देखे, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट जो है वो दो प्रोसेस हो रहे हैं जिनको हम जो है वो आइसोबार प्रोसेस एंड आइसोकोरिक। आइसोबार डिटेल से तो नहीं हम डिस्कस करेंगे इसको। आइसोबार प्रोसेस, आइसोकोरिक, इसमें जो है वो T कांस्टेंट होता है आइसोबार में, और इसमें जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने जो है वो ध्यान में रखना। ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसका डिफरेंट जो प्रोसेसेस के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर से कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। एक चीज तो ध्यान में रखें कि हम ये दो चीजों पे देखते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कांस्टेंट, CP CV, प्रेशर कांस्टेंट हो एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसका आइडिया लेंगे, ये बेसिकली होती क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर इसका हम फार्मूला देखें, डेल्टा Q इज इक्वल टू n C डेल्टा T, यह जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर ये 1 हो जाएगा तो ये इस तरह हम देख सकते हैं। ठीक है, ये होती क्या बेसिकली कि हम अगर 1 मोल गैस हो, ठीक है, 1 मोल गैस हो, 1 मोल, ठीक है, how much heat is given to 1 mole of a gas कि जो टेम्परेचर है 1 केल्विन बढ़ जाए, टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट है वो 1 केल्विन आ जाए। ठीक है, यानी आपने 1 मोल गैस ली, उसको हमने कितनी हीट देनी है कि टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल जो है वो कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर 30 केल्विन, कितनी हीट देंगे 31 केल्विन बने, उसकी जो है वो स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है, उसका हम ऑब्वियसली यहाँ पे मैथ तो नहीं ले रहे, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स को जो है वो लेते हैं गैस के केस में। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड्स की बात की जाए तो वहाँ पे 1 kg मैथ भी जो है वो लेते हैं। एनीहाउ ये चीज़ है, ये कितना टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट जो है उसको दी जाए 1 मोल सब्सटेंस को, तो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, आपको पता है फार्मूला वो है, कांस्टेंट प्रेशर पे इसका जो है वो ये फॉर्म आ जाएगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है वो इसकी ये फॉर्म आ जाएगी। ये आपने जनरल देखना है। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें फर्स्ट लॉ के केस में, तो फर्स्ट लॉ आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका फार्मूला ये है। ठीक है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में देखें तो क्या होगा फर्स्ट लॉ, ये चीज आ गई ऐसे, लेकिन ये आपको पता है 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है ये इसके ये चेंज इन वॉल्यूम है। जब V जो है वो कांस्टेंट होगा ये 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0 होगा, इसलिए वर्क डन जो है वो 0 लगा दिया हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। तो ये इसको अगर मैं लिखूं Q को, इधर CV डेल्टा T, ये डेल्टा टू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी C डेल्टा T, ये फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। ठीक है, ये रिलेशन भी आपने जो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम देखें कांस्टेंट प्रेशर के लिहाज से तो क्या चेंज है, क्या आपको पता है वो डेल्टा U प्लस W है। कांस्टेंट प्रेशर के केस में CP डेल्टा T आ जाएगा। अब कांस्टेंट प्रेशर के केस में तो ऑब्वियसली जो वर्क डन भी होगा,
जब वर्क डन भी होगा तो उस फॉर्म में जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगी तो पी डेल्टा भी, तो ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है इनका गैस कांस्टेंट के साथ। उन्होंने डिटेल से डेरिवेशन तो नहीं कर रहे, लेकिन उसका हम देखते हैं कि गैस कांस्टेंट के साथ जो Cp/Cv जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp - Cv = R, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे Cp किसके इक्वल है, R + Cv, यानी Cp = Cv + R। ये क्या शो कर रहा है कि Cp जो है वो ग्रेटर देन है Cv बाय R। ये थोड़ी सी चीजें चेंज करके थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि ये क्यों है। अब आपको अभी मैंने बताया था कि Cp जो है वो ग्रेटर देन Cv है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें वर्क डन भी होता है, वर्क डन भी होगा प्लस हीट एनर्जी भी जनरेट होगी, हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, दोनों चीजें। ये रिलेशन है जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट का विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने देखा, वहां से आप देख सकते हैं कि ये Cp जो है वो ग्रेटर देन होगा Cv। ठीक है, एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि वर्क डन भी होता है, हीट एनर्जी भी जो है वहां पे जनरेट होती है। ठीक है, सी वॉल्यूम के केस में तो वर्क डन जो है जीरो हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा है। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, दूसरा इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और मैं इसको वॉल्यूम Cv से डिवाइड करूं, ये 1 आ जाएगा। आपको पता है गैमा किसके इक्वल है, Cp/Cv, ये यहाँ पे आ जाएगा गैमा, ये 1 आ जाएगा, -1 = R/Cv, गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, R/Cv + 1। ये फॉर्म भी जो है आपने ज़हन में रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो मान सकते हैं। गैमा की वैल्यू दी जा सकती है, इसकी वैल्यू दे देंगे, यहाँ की कहेंगे ये फाइंड करेंगे, आप ऑब्वियसली आपको याद भी होना चाहिए गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू Cv फाइंड करें। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी। लास्ट जो टॉपिक है पार्ट 2 का, या 2 टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड हीट इंजन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सिंपल मतलब से ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो ऐसा प्रोसेस है जो अगर वापस हम फाइनल इनिशियल से जो है वो दोबारा अगेन जो है वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ देन दोबारा अगेन जो है वो उस पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जो नहीं आएगा उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इधर गया वो दोबारा वापस आ गया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सिमिलरली अगर सर्कल को आप कंसीडर करें, ए बी सी एंड डी, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो दोबारा इस पोजीशन पे आ गया, ये भी रिवर्सिबल है। इस तरह अगर आप ले लें ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ दोबारा इस पोजीशन पे आ गया, तो ये भी रिवर्सिबल है। ये तो ग्राफिकली जो है वो आपको आइडिया हो रहा है रिवर्सिबल है, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है, बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि ये सिंपल अगर पॉइंट 2 में ले रहा हूँ, ठीक है, इसको आप P1 कर लेंगे, P2 कर लेंगे, तो ये ऐसा प्रोसेस है, ये दोबारा जो है वो इस तरफ नहीं आएगा, रिवर्स नहीं होगा। यहाँ तक गया, यहाँ पे जो है ब्रेक लगा दी इसने अपनी फाइनल स्टेट पे, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इरिवर्सिबल। ये थोड़ा सा डायग्राम से आपको आइडिया होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बुक से जो है वो मैं रीड करूंगा, आप लोगों को जो है वो देख लेना। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अच्छी तरह आपने ध्यान में रखनी है। एग्जांपल्स में कुछ चीजें जो है वो लिखता है कि नो एक्चुअल चेंज इज कंप्लीटली रिवर्सिबल बट प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफेक्शन एंड इवेपोरेशन ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड
स्लोली और टिपिकल रिवर्सिबल, यानी लिक्विफेक्शन है, एवेपोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल है, लेकिन कंप्लीट 100% कोई भी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि इसमें एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन जो है वो स्लोली होती है। दूसरा नेक्स्ट जो है कि इरिवर्सिबल की एग्जांपल, कोई भी जो सडन जो चेंजेस आ जाएंगे, ऑल चेंजेस व्हिच अकर सडनली और व्हिच इन्वॉल्व फ्रिक्शन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर इरिवर्सिबल। ठीक है, कंडक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू जो है कोई भी प्रोसेस जो अकर होगा, ठीक है, उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के, वो सडन जो है वक्त होगा। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन है, वो सडन एकदम जो है वो होता है, तो वो इरिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ये हमारा जो है वो पार्ट 2 था। ये आपने देखना है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की जो एग्जांपल्स भी, इनको आपने जो है वो स्टडी करना है, जो कि हमने पार्ट 2 में जो है वो डिस्कस किया है। और पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, उनकी एग्जांपल्स भी आप देखें, बुक से जो है वो रीड करें, एग्जांपल स्पेसिफिक पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपने जो है वो ध्यान में रखना है। अब जो लास्ट है हमारा टॉपिक है वो हीट इंजन। हीट इंजन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला जो हीट इंजन था उसको हम कंसीडर करते थे स्टीम इंजन जो होता था। स्टीम इंजन आप देखिए, अभी भी कोई बर्तन है उसमें अगर वाटर हो, पर ये कोई ना कोई ढक्कन आपने लीड जो है वो रखा हुआ है, जब हम इसको हीट करें, ठीक है, हीट दे रहे हैं हम सल्फर, तो ये लीड जो है ऊपर को उठेगी, अपवर्ड जो है ये मूव करेगी, मतलब ऐसे जो है वो लीड ऊपर को थोड़ा उठने की जो है वो कोशिश करेगी। तो ये क्या है, ये इससे आइडिया हो रहा है कि हीट हम दे रहे हैं तो वर्क डन जो है वो वाटर जो है वर्क डन करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो यही बेसिकली हीट इंजन जो है वो करता है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें जो कि ध्यान में रखनी है हमने, कि इसमें होता क्या है, बेसिकली ये सिंपल सी डायग्राम है, इसको आप ध्यान में रखें। ये HTR आ रहा है हॉट टेम्परेचर रेजर्वायर, ये CDR है कोल्ड टेम्परेचर रेजर्वायर। यहाँ से ये Q1 हीट आ रही है फॉर एग्जाम्पल इधर को, तो ये वर्क डन होगा, ये इंजन है, ये आप ध्यान में रखें। हॉट रेजर्वायर से हीट आ रही है इंजन, और ये कोल्ड रेजर्वायर है। आप इसको हॉट रेजर्वायर को आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है किसी डिवाइस में, वहां से हीट आई, इंजन वर्क कर रहा है, वर्क डन मैकेनिकल, ठीक है, आउटपुट जो मिल रही है। तो कुछ हीट जो है वो इस तरफ आ जाएगी Q2 में, कोल्ड रेजर्वायर में। ठीक है, इट्स मीन कि जो वर्क डन है वो कितनी हीट, उसमें से वर्क डन जो है वो कितनी हीट करेगी, Q1 टोटल आ गई, तो माइनस कर दें जो इधर आई है, तो वो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का डिफरेंस, वो जो है वर्क डन में चेंज हो जाएगा। ये हीट इंजन कर रहा है कि हीट दी गई है, वर्क डन होगा कुछ कोल्ड रेजर्वायर की तरफ जो है वो चली जाएगी। लेकिन इसमें ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। इट्स मीन कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि ये इसीलिए फिर जीरो होगी क्योंकि इनिशियल स्टेट इक्वल होगी फाइनल स्टेट के। ठीक है ना, अगर ग्राफिकली आप ये देखें, ठीक है, तो सिस्टम जब यहाँ से शुरू हुआ है, वर्क किया, फिर सिस्टम जो है वो दोबारा इधर आ गया, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम होगी, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगी, तो इसलिए जो वर्क डन है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हीट इंजन जो है आपको बताता है, ये आपने इसको जो है वो सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर जो है जो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे।